नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में जो भी प्रश्न शामिल है, सभी प्रश्न के जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन पड़ेंगे, सभी का डिस्कशन हम साथ में ही करते चलेंगे, साधारण से साधारण भाषा में, ताकि आपको याद भी हो पाए। दोस्तों, जिनको भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना है, जितने भी हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं एसएससी एमटीएस के नाम से या फिर प्रैक्टिस सेट के नाम से, आपको सभी वीडियो का जो एक्स्ट्रा फैक्ट है प्रश्न के अलावा, उनको जरूर कवर करके एग्जाम में जाना है। मेरी तरफ से विनती है आप लोगों के लिए। जब नंबर बढ़ेंगे तब आप मुझे कमेंट करेंगे, फिलहाल मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला प्रश्न है हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसे मिला है? देखिए, फीफा जो है सीएचएसएल जीडी के बाद एमटीएस में भी पूछे जाएंगे, इनको आपको दरकिनार नहीं करना है, ठीक है। तो गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन बूट और एक आपका गोल्डन बॉल, और कहां पर हुआ, कौन जीता, कौन हारा, और अगला कब होगा, इतना चीज आपको फीफा से जरूर ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे सभी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गोल्डन ग्लव्स है ये आपका एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। जो गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था, मैं कई बार तो बता चुका हूँ, ये लियोनेल मेसी को मिला है। और जो गोल्डन बूट मतलब जूता, जो गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है, ये किलियन एम्बाप्पे को मिला है, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों तो हो गए पुरस्कार की बात। अब इसके अलावा फीफा 2022 कहाँ पे हुआ था? तो ये कतर के अंदर हुआ था। कतर की राजधानी कभी कभी पूछ देता है, तो ये दोहा में है। इसके अलावा इनके जो विजेता रहे हैं अर्जेंटीना रहे हैं, और उप विजेता जो रहे हैं फ्रांस रहे हैं, ठीक है। जो आगामी आपका फीफा होगा 2026 के अंदर, ये आपका मैक्सिको में होगा, यूएसए में होगा, और कनाडा के अंदर संयुक्त रूप से कराए जाएंगे। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को भी आपको याद रखना है, और अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 को भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप को भी आपको याद रखना है, जो खेल से आएगा। मैं एक करंट का वीडियो बना दूंगा जिसमें सारा क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है मैं शामिल कर दूंगा। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है। T20 महिला वर्ल्ड कप जो है ये भी आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, और अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप ये भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो जो मेन वाला वर्ल्ड कप हुआ था महिला वर्ल्ड कप T20, इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया हैं, और जो अंडर 90 वाला T20 महिला वर्ल्ड कप हुआ, जो भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ, तो इसके विजेता इंडिया है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है इंडिया के ओडिशा में हुआ था। ओडिशा के अंदर 2 शहर में कराए गए थे। एक आपका जो है राउरकेला में कराया गया था, राउरकेला, और एक आपका भुवनेश्वर में कराया गया था, ठीक है। राउरकेला में जो स्टेडियम है इनका नाम है बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम, और जो आपका भुवनेश्वर में है इनका नाम है कलिंगा स्टेडियम। आप जानते हैं उड़ीसा को पहले कलिंग भी कहते थे, और आज भी कहते हैं, है ना। कलिंग कहते हैं, उत्कल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीफा 2026 बता ही दिए, और अभी जो 50-50 ओवर वाला वर्ल्ड कप होना है ये भी आपका इंडिया में होना है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया को कैमा मौका है 50-50 वर्ल्ड कप का जो है मेजबानी का, तो सेकेंड मौका है। पहले 2011 में भी हुआ था, लेकिन इसमें 3 देश शामिल थे, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। लेकिन इस बार पूर्णतः मेजबानी इंडिया को दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा फीफा की जो स्थापना होती है 1904 में होती है, मुख्यालय ज्यूरिख में है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आईसीसी का मुख्यालय भी पूछ देता है, तो ये दुबई में है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके जो वर्तमान में है ग्रेग बर्कले जो है वर्तमान में हेड है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो गवर्नर जनरल शब्द है ना, यहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे गच्चा खा के आ जाते हैं एग्जाम में। मैंने आपको बताया था सबसे पहले गवर्नर कौन कहलाया, रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल का गवर्नर बना वेरेन हैंगस्टस। फिर विलियम बेंटिक बना इंडिया का गवर्नर जनरल। इसके बाद जो वायसराय बने ये बना आपका कैनिंग। तो ये चारों टर्म जरूर याद रखें, ठीक है। इसके अलावा जो संथाल विद्रोह हुआ था, जो इंपोर्टेंट विद्रोह है, बहुत बार एग्जाम में आता है, जिसमें सिंधु और कान्हू, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, मुर्मू जो है इनका टाइटल है सिंधु और कान्हू का, ठीक है। तो ये संथाल विद्रोह से जुड़े हुए नेता थे सिद्धू और कान्हू। तो ये भी संथाल विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का जो गदर हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो कब भड़की थी? तो 10 मई को भड़की थी, 10 मई 1857 को मेरठ से, ठीक है। इसके अलावा
अगला जो हमारा प्रश्न है गीदर नृत्य, हाँ 1857 का जो रिपरकेशन हुआ ये तो आप ध्यान रखिए। 1857 के विद्रोह में जो है मुगल वंश की अंत मानी जाती है और इसी समय जो बादशाह था बहादुर शाह जफर इसे कैद करके बर्मा ले गया अंग्रेज के द्वारा, जहां पे इनकी मृत्यु हो गई और मुगल वंश की समाप्ति यहीं से मानी जाती है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के बाद, हालांकि इसमें अंग्रेज की जीत हो गया, हमारे पास लीडरशिप अच्छा नहीं था इसीलिए हम हार गए, तो इसके बाद जो है इंडिया का कानून व्यवस्था का जो मतलब डोर आ गया, ये ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया। वहां की महारानी जो है वहां से ऑपरेट करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज छीन गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गीदर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। गीदर है, कलबेलिया है, घूमर है, डंडा नाच है, ढोल नाच है, भवई है, अग्नि नृत्य है, लुर नृत्य है, ये सभी आपका जो है राजस्थान से संबंधित है। अभी एक क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया, नहीं आईबी में पूछा गया था कि कौन से नृत्य में जो है महिलाएं जो है गोल चक्कर में डांस करती है, ओनली महिलाएं, तो ये है आपका जी घूमर। और ये किस त्योहार के मौके पे किया जाता है, तो ये है आपका जी गणगौर। गणगौर नामक त्योहार जो है इसके मौके पे ही आपका घूमर नृत्य करती है महिलाएं, और ये गोल चक्कर में घूम के जो है नृत्य करती है, राजस्थान की है। राजस्थान का एक नृत्य यहाँ पे कलबेलिया है, इसे सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। डंडा नाच है, इसमें डंडा मार मार के नाच किया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राजस्थान के जो है संबंध में। इसके अलावा थार मरुस्थल जो इंडिया के सबसे बड़े मरुस्थल है, अगर आपसे कोई पूछे कि थार मरुस्थल की फैलाव खाली भारत में ही है, तो नहीं, ये तो चले जाते हैं आगे भी, ठीक है। इसके अलावा माउंट आबू जो है ये जैन तीर्थ स्थल है, ये भी राजस्थान के अंदर है ना। दिलवारा का जैन मंदिर आपने ना सुना होगा ना, दिलवारा का जैन मंदिर, ये माउंट आबू राजस्थान में ही है। इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा स्टेट है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट है, ये तो सभी जानते ही होंगे। इसके अलावा घूमर नृत्य सिर्फ महिलाएं करती है, जो मैंने अभी शब्दों में बताया। साथ ही साथ एक नृत्य है गिद्धा, इसमें भी सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं, जो पंजाब का नृत्य है गिद्धा। पंजाब का एक भांगड़ा नृत्य है जिसमें पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। पंजाब का एक भांड नृत्य भी है पंजाब का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एक आपका पाथेर भांड है, पाथेर भांड नृत्य जो है ये आपका जम्मू कश्मीर से है, तो इसे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है स्टोन पेल्टर होता ही रहता है, पत्थरबाजी चलती रहती है, तो यहाँ पे जो है आप पाथेर भांड याद रख सकते हैं जम्मू कश्मीर से। और खाली भांड जो है पंजाब से है। बाद में की लावनी, तमाशा, रंगोली, कोली, ये सब जो है आपके महाराष्ट्र से हैं, है ना। गरबा, डांडिया गुजरात से हैं, है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है छत्तीसगढ़ का कुछ जरूर याद रखें, क्योंकि कुछ ट्रेंड ऐसा देखा गया कि छत्तीसगढ़ का जो है जैसे राउत नाचा है ना। इसके अलावा पंडवानी है, ये सब जो कुछ है छत्तीसगढ़ का, सुआ है, तो ये सब जो है छत्तीसगढ़ का, इनको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए सीएचएसएल में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में बंट गया था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। और कभी कभी जब एग्जामिनर फुर्सत में हो तो पूछता है कि लाल बाल पाल जो है, इसमें बाल कौन है, पाल कौन है, लाल कौन है, तो देखिए लाल जो है ये आपका लाला लाजपत राय है ना। इसके अलावा बाल जो है ये आपका बाल गंगाधर तिलक है, और पाल जो है बिपिन चंद्र पाल है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा जो ये कांग्रेस में विभाजन हुआ था, तो फिर से दोनों में कब मतलब मिलाप हो गए, मांडवली हो गए, तो ये आपका हो गया कब, 1916 में हो गया। और ये ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ के अंदर हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अंबिका चरण मजूमदार जो है इनके अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग को भी कुछ मामलों में रियायत छूट दिया गया, कुछ एक्सेप्टेंस उनका जो है लिया गया, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लखनऊ अधिवेशन इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ जाता है। कांग्रेस के एक लाहौर अधिवेशन होती है 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, ये भी आप बहुधा एग्जाम में देखे होंगे और आगे भी देखिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जो हुए थे ये जॉर्ज यूले हुए थे, ये बात भी ध्यान रखना है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो हुई थी ये आपका एनी बेसेंट हुई थी, लेकिन ये पूर्णतः भारतीय महिला नहीं है,
है ये आयरिश लेडी थी, यानी आयरलैंड की रहने वाली थी। तो पूर्णतः भारतीय महिला जो है ये 1925 में करती है अध्यक्षता सरोजनी नायडू, जो बाद में चलकर इंडिया के प्रथम बार राज्यपाल यानी गवर्नर की पोस्ट संभालने वाली महिला बनी थी, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनती है सुचेता कृपालिनी। ठीक है, कुछ महिला जो है जैसे कर्णो मल्लेश्वरी को बार बार पूछा जाता है कि 2000 के ओलंपिक में प्रथम बार कांस्य पदक या कोई भी पदक जीती तो कर्णो मल्लेश्वरी, प्रथम बार भारत रत्न इंदिरा गांधी, प्रथम जो नोबेल पुरस्कार जीती थी मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा इकलौता जो है इंडियन लेडी है। हाँ, वो भी तो मतलब पूर्णतः तो मदर टेरेसा भी इंडियन नहीं है, लेकिन नागरिकता प्राप्त है तो इंडिया का ही कहलाएगी। और ये मदर टेरेसा जो है अल्बानिया की रहने वाली थी। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है। मैं जो भी बात करूंगा सिर्फ एग्जाम की फैक्ट की बात करूंगा जो एग्जाम में आती है ना, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम कितना कीमती है ये मैं भी समझता हूं। ठीक है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, जैसे अभी पूछा था ना कि भाई भारत रत्न 2014 में किसे मिला था, तो हो सकता है पूछे, तो 1979 में मिला था मदर टेरेसा को क्या नोबेल पुरस्कार। ठीक है, मदर टेरेसा किससे जुड़ा हुआ था, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी से, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस बनी थी आपका लीला सेठ, है ना। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी, है ना। तो ये सब जो कुछ की पोस्ट हैं तो उनको आपको ध्यान रखना है प्रथम लेडी के रिगार्ड में। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, इको मार्क किस प्रकार की वस्तुओं या उत्पादों को प्रदान किया जाता है, तो जो पर्यावरण के प्रति जो है फ्रेंडली हो, है ना, इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण हो, तो उसको जो है इको मार्क प्रदान किया जाता है। और ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यही क्वेश्चन एससीएम में पूछा गया था ना जी, जिन्होंने भी मेरा एनालिसिस फॉलो करता होगा तो ये क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट पहले भी देखा होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो है ईगो मार्क जो है प्रयोग मतलब प्रदान किया जाता है। एक आपने देखा होगा फसाई, FSSAI है इस प्रकार का। फसाई कोई भी खाने पीने की प्रोडक्ट के पीछे में लिखा रहता है, ये फूड को दिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन से संबंधित कौन एक नहीं था, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी कैरेक्टर है मैं इनका नाम यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि पिछले MTS में भी चिपको आंदोलन ने गदर मचा दिया था। ठीक है, चिपको आंदोलन से MTS में क्वेश्चन आता ही आता है, अब तक का रिकॉर्ड रहा है। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो है नहीं। तो जो था यहाँ पे सभी थे, जितने भी ऑप्शन है सभी थे। श्रीमती गौरा देवी जो लेडीज में थी चीफ, इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा, ये सबसे ऊपर नाम इनका आता है। चंडी प्रसाद भट्ट, तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। जो आपका चिपको आंदोलन जो पर्यावरण संरक्षण के जो है संबंधित आंदोलन है, जो उत्तराखंड में हुआ था। एक बार तो पूछा गया कि किस राज्य में हुआ था, तो भाई उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है, ये वन संरक्षण से संबंधित है, सभी आदमी वन में जो है लिपट गए ताकि वन को काटा न जा सके। इसके अलावा भारत में तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पे जो भी अपने यहाँ प्रसिद्ध है उसको आपको जरा थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो खेतरी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कद्रमुख जो है ये कर्नाटक के अंदर है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ी उड़ीसा के अंदर है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और वर्तमान में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का जो उत्खनन हो रहा है ये बादाम पहाड़ी से ही हो रहा है, उड़ीसा से। ठीक है, तो उड़ीसा जो है हाल फिलहाल में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्खनन करने वाला स्टेट बन गया है। बेलाडीला भी लौह अयस्क से संबंधित है। जादूगोरा झारखंड के अंदर है, यूरेनियम मिलती है। कोलार KGF स्वर्ण कर्नाटक में मिलती है। रानीगंज झरिया ये कोयला क्षेत्र है जो झारखंड के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन अभी CHSL में पूछा गया था कि तांबा के उत्खनन करने में जो है अव्वल राज्य कौन हो गया है, तो भाई MP हो गया है। राजस्थान में जो है खदान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्खनन कर रहा है ये MP कर रहा है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, देखिए प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। प्रस्तावना की जो भाषा है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए समवर्ती सूची भी लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, 368 आर्टिकल में है। संघ की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संघ की व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ जो 12 सदस्यों का मनोनयन प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के अंदर किया जाता है 238+12, क्योंकि टोटल 250 238 इलेक्ट होते हैं और 12
मनोनीत होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये भी पद्धति जो है आयरलैंड से ही प्रेरित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है नीति तत्व किस भाग में है, तो नीति तत्व जो है भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। एमटीएस में ये भी पूछा है कि भाई नीति तत्व जो है कहां से कहां तक के आर्टिकल में है, और फिर आपने देखा कि समानता के आर्टिकल कहां से कहां तक है। तो कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, इसे भाग 3 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, इसे भाग 4 के ए में रखा गया है। तो 4 में नीति तत्व, 3 में मौलिक अधिकार और 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, 2 में नागरिकता को रखा गया है। तो ये बात भी ध्यान रखना। भारत के सबसे पुराना चर्च कौन सा है, तो ये आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन कि भारत का सबसे पुराना चर्च कौन सा है, तो ये आपका केरल में है। ठीक है, भारत में जो केरल है, केरल स्टेट में एक चर्च है जिसका नाम है चर्च सेंट थॉमस। ये इंडिया के सबसे पुरानी चर्च है। और इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद जो है ये आपका कहाँ पे है, ये भी केरला के अंदर ही है। इसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। ठीक है, तो ये भी केरल में है। इसके अलावा जो यहूदियों की पूजा के स्थल होते हैं इसे सिनेगाग कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हम ये चीज याद करते हैं। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो है जामा मस्जिद है, ये बात भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता क्रिकेट के विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है, तो सौराष्ट्र जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता है। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता मध्य प्रदेश हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है, देखिए हिमालय में कई श्रेणी है। ठीक है, तो जो सबसे बाहरी श्रेणी है इसे शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। हिमालय दुनिया की सबसे नवीन न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया है। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। देखिए जो आपका हिमालय है इससे भी लंबी है आपका एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका में है, अमेरिका नहीं है अमेरिका। ठीक है, और जो हिमालय है ये जो है ऊंचाई में इसके पिक जो है माउंट एवरेस्ट वो सबसे ऊंचा है, लेकिन ओवरऑल लंबा पूछेगा तो एंडीज हो जाएगा जो आपका दक्षिण अमेरिका में है। उसी प्रकार समझिए जैसे सबसे लंबी नदी कहे तो नील, लेकिन सबसे बड़ी नदी कह दिया तो लंबाई चौड़ाई दोनों को डायामीटर के अनुसार बड़ा होता है कोई भी चीज, तो अमेजन हो जाता है। हिमालय एशिया नेपाल में स्थित है, जबकि जो आपका एंडीज है ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, ये तो बता ही दिए। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ कहे या फिर प्रथम महिला सीईओ कहे, दोनों का आंसर सिंधु श्री खुल्लर है। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, अरविंद पनगरिया है। अध्यक्ष तो नहीं पूछा जाता है क्योंकि अब एग्जामिनर चालाक हो गया, सबको पता है नीति आयोग और योजना आयोग इन दोनों का अध्यक्ष जो है पीएम ही होते हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी पीएम ही होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग का स्थान लिया था। वर्तमान में सुमन कुमार जो है इसके अध्यक्ष और परमेश्वरम अब बदल गए हैं। बीबीआर जो है, बीबीआर सुब्रमण्यम जो है इनके नए सीईओ बन गए हैं, तो इनके की पोस्ट है, तो ध्यान रखेंगे सीईओ पूछेगा बीबीआर परमेश्वरम। ठीक है, इसके अलावा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। समाप्त कब हो गया, 2012 में। अंतिम योजना का काल क्या था, 2012-2017। कौन सा योजना था, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो टोटल कितनी योजना बनाए, 12 पंचवर्षीय योजना। राज्यपाल के अध्यादेश मैं कल भी बताया था और आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि राज्यपाल से क्वेश्चन जरूर ही आता है। ठीक है, तो राज्यपाल से जो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, मैं जरूर फिर से बताऊंगा। राज्यपाल की अध्यादेश जो है शक्ति ये 213 आर्टिकल देता है और प्रेसिडेंट का 1, 2, 3 है। मैंने कहा था इस 1, 2, 3 में इन दोनों अक्षर को अपने आप में इंटरचेंज करना है, तो 213 हो जाता है, तो ये राज्यपाल का हो जाता है। और 123 जो है 1, 2, 3 प्रेसिडेंट का अध्यादेश का है। 161 जो है राज्यपाल के क्षमादान है और 72 जो है प्रेसिडेंट का क्षमादान है। 153 में राज्यपाल की पोस्ट होती है और 52 में जो है राष्ट्रपति की पोस्ट होती है। इसमें 101 का गैप है, अच्छा गैप है ध्यान रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा संघ में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, वीवीआई पॉइंट। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज घूमने से क्वेश्चन का आंसर घूम जाता है, जैसा कि मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए राष्ट्रपति संघ में कार्यपालिका का प्रधान है। अगर इसी जो है संघ में वास्तविक कार्यपालिका का, इस का और प्रधान के बीच में मैं अगर वास्तविक शब्द जोड़ दूं ना तो इसका आंसर बदल के पीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देते हैं। खाली का संघ में कार्यपालिका का प्रधान कहे तो प्रेसिडेंट, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है तो पीएम हो जाएगा आंसर।
ठीक है, उसी प्रकार से समझिए जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, लेकिन अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दिया जाए तो फिर कौन हो जाता है? भगवान महावीर। ठीक है, उसी प्रकार से समझिए जैसे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भाई गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है तो इल्तुतमिश को मार के आइएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज बदलने से क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं, क्योंकि वास्तविक डाल के कोई चीज को हम एम्फेटिक बना देते हैं तब उसमें कुछ ना कुछ रीजन छुपा होता है। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य में कार्यपालिका का प्रधान है, यहां पर भी अगर वास्तविक शब्द लगा दे तो फिर सीएम हो जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की उम्र जो है क्रिटेरिया ये 35 वर्ष है न्यूनतम। इसके अलावा गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? आ गया क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कहेगा तो आंसर बदल के क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या ममलूक वंश का स्थापना किया था, है ना, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया, जो नीचे की स्लाइड में लिखा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है और ये कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन पूरा बनाने का काम कौन किया था? इल्तुतमिश। और बाद में इसके और कंस्ट्रक्ट करा के 2 फ्लोर और कौन बनवाए थे? फिरोज तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक दिन तक शासन कौन किया सल्तनत पे? तो तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक है ना मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा जो इसके काल माफ कीजिएगा, तुगलक वंश के संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, फिसल गई। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक इब्न बतूता भारत आया था जो रेहला नामक किताब लिखा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तुगलक काल से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले नहर निर्माण कौन करवाया था? तो सबसे पहले नहर निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, लेकिन बड़े पैमाने पे लग जाए तो फिर से आंसर बदल जाएगा। बड़े पैमाने पे नहर निर्माण जो है फिरोज तुगलक ने करवाया था। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा कि देश के 16वें महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2022 में कौन बना है? देखिए की पोस्ट है, की पोस्ट जो भी है उसको जरूर ध्यान में रखें। तो आर वेंकट रमनी जो है ये देश के 16वें आपका जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो सुशील चंद्रा साहब का जो है जगह लिए है। सुशील चंद्रा नहीं, माफ कीजिएगा, सुशील चंद्रा साहब का नहीं, ये आपका के वेणुगोपाल साहब का जगह लिया है। के वेणुगोपाल साहब का जगह लिए हैं आपका कौन? आर वेंकट रमनी। सुशील चंद्रा साहब का जगह लिए हैं राजीव कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में राजीव कुमार, पहले सुशील चंद्रा साहब थे तो अब ये भी बदल गया है, तो राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है और आपका रमनी साहब जो है महान्यवादी है, जो के वेणुगोपाल का जगह लिए है। महान्यवादी भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, जिसकी अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के थ्रू किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये स्लाइड हम उठाए थे आपका जीडी से। ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसे भी नहीं भूलेंगे, खास करके इसका आर्टिकल जो है पिछले बार एमटीएस में करीब 10 टाइम पूछा गया, 10 टाइम पूछा गया, देख लीजिएगा पिछले एमटीएस का, है ना। तो ये जो है इसके संबंधित जो आर्टिकल है जीएसटी परिषद से, ये 279A है और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है ये वित्त मंत्री होते हैं भारत में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1 जुलाई 2017 को आया था और इसका जो संविधान संशोधन है ना जीएसटी से रिलेटेड, तो ये काफी बार एग्जाम में देखा गया। तो 101वां जो है जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन है ना। इसी प्रकार से आप 102वां को, 103वां को और 104वां को याद रखेंगे। ठीक है, तो 102वां जो है ये ओबीसी से संबंधित संविधान संशोधन है। 103वां जो है ये ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं, 10% की आरक्षण दी जाती है जनरल वर्ग को, जो इस कैडर में आता है, तो इनसे संबंधित है। और 104वां जो है ये एंग्लो इंडियन से संबंधित है, जो पहले लोकसभा और विधानसभा में डिप्यूट होते थे, अब नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले जो जीएसटी है ये असम के अंदर लगा था। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत के जो है वित्त मंत्री होते हैं। इसके अलावा नेफ्ट में ई का मतलब क्या होता है? तो नेफ्ट में ई का मतलब जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो इंडिया में पैसा ट्रांसफर करने का एक मोड है ना। तो इसमें जो है ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। एक आरटीजीएस भी होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो इसे भी ध्यान रखिए, ये भी पैसा जो है सेंड करने का एक माध्यम है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में जो ये गूगल पे, ये पेटीएम, ये सब जो भी है आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है, उसे लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मेरे मन में अभी आ गया ये बात, तो रघुराम राजन बताइएगा। क्या? रघुराम राजन जो भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर रहे थे, उन्हीं के दिमाग की ये उपज है और इन्हें लाने में जो है
आपका मतलब हेल्प किए हैं, इनका नाम लिया जाएगा इन्हें लाने में इंडिया के अंदर, रघुराम राजन साहब को। ठीक है, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है ना। विटामिन डी के कमी के कारण जो है रिकेट्स होता है और एक ऑस्टोमलेशिया नामक रोग भी होता है। ठीक है, विटामिन ए आंख के लिए अच्छा होता है, इसीलिए विटामिन ए के कमी से आंख की रोग होगी। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी1 को जो है थायमीन कहा जाता है और इसके कमी से बेरी बेरी रोग हो जाती है। विटामिन सी को स्कर्बी एसिड कहते हैं और इसके कमी से स्कर्बी और त्वचा की रोग होती है। विटामिन डी को बता ही दिया, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन एच को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन बी6 को पैरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है जिसमें कोबाल्ट रहता है। विटामिन के कमी के कारण रक्त की थक्का नहीं जमती है ना। जो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और बाद बाकी ए ई डी के जो है ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे विटामिन के रिगार्ड में भी। विटामिन हमें शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति नहीं करवाता है, उपापचयन प्रक्रम के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति दो चीज से होती है, वसा से और कार्बोहाइड्रेट से, जिसमें वसा से सबसे ज्यादा होता है 1 ग्राम में 9.2 लगभग और कार्बोहाइड्रेट में 4.2 लगभग। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के द्वारा प्रैक्टिस सेट में सुझाए गए कुछ प्रश्नों का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। इसमें से मैं 3 स्लाइड जो है आपका एसएससी जीडी से लिया था, जो मुझे अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं। अन्य क्वेश्चन जो है यहाँ से फ्रेश है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।